नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के बाद 6 महीने के भीतर लगभग 1,84,84,000 के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब इसी पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि 20 साल की मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर 15 महीने कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया जाए तो इस मुद्दे पर बात जरूरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो उद्योग तो आ जाएंगे लेकिन वो फिर लौट भी जाएंगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आप देश के भीतर और बाहर डॉक्टर मोहन यादव बहुत यात्राएं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और अडानी ने इसमें बाजी मारी है। लगभग 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में वो करने वाले हैं। आज बात करने का मौका इसलिए भी है क्योंकि देश में मध्य प्रदेश को लेकर ये बात कही जाती है कि यहाँ नौकरशाही सरकार पर हावी रहती है। अगर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप नौकरशाही का व्यवहार पॉजिटिव रहा, उद्योगपतियों को सहूलियत रही और छोटी छोटी नियम कायदे कानून में उनसे चक्कर नहीं कटवाए तो शायद इन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा है ये बढ़ भी जाएगा। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये कितना ज़रूरी है उद्योग के लिए। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं ये भी हम सुनेंगे। कांग्रेस की तरफ से सज्जन वर्मा पूर्व मंत्री हैं, उनकी बात भी सुनेंगे और आशीष वैश चेयरमैन है CII मध्य प्रदेश के, वो क्या कहते हैं उनको सुनने के बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। और चर्चा में हमारे साथ रहेंगे स्काइप पर हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी रहेंगे और सामाजिक सरोकार से जुड़े दिल्ली के नागेंद्र परमार जी जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश में एक तरह से सोशल साइंटिस्ट या सामाजिक विशेषज्ञ की बात करें तो भूपेंद्र सुंदर जी जुड़ेंगे स्काइप पर। सभी का स्वागत है। चर्चा शुरुआत के पहले डॉक्टर मोहन यादव, सज्जन वर्मा और आशीष वैश क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं। इंडस्ट्री का न केवल एक क्षेत्र बल्कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारे महिला, युवा, किसान सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। खास करके युवाओं की दृष्टि से हमने पूरा इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सामने लिया है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी ये तीसरी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और उनके निवेश में क्या मदद हम कर सकते हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, एक दूसरे की बात करते हुए उनके निवेशकों के इरादे पक्के करने का काम हमारी मैन टू मैन की बातों में किया गया। और भी अन्य क्षेत्र में जिस प्रकार का भी निवेश की संभावना होगी, ऐसे सभी मामलों में हम आगे बढ़ेंगे। यही पाखंड लंबे अरसे तक, बरसों तक शिवराज चौहान ने किए जब मुख्यमंत्री थे। मोहन यादव उसी लाइन पे चल रहे हैं। कभी इंदौर में करते हैं, कभी जबलपुर, कभी बेंगलोर, कभी कहाँ, अब ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पाखंड से हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। ठोस धरातल पे खड़े हुई और उद्योगपतियों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी खुद जनरेट करिए अपनी सरकार के माध्यम से, तब भला होगा इस प्रदेश के नौजवान। आज हम जहां भी जाते हैं देश में, CII चेयरमैन के नाते मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, पर आज चर्चा का विषय केवल मध्य प्रदेश होता है। उसका क्रेडिट सर आपको जाता है। सर आप बेंगलोर गए, आप कोयम्बटूर गए, आप बॉम्बे गए, वहां सब जगह से एक ही फीडबैक आया कि अभी तक कभी कोई मुख्यमंत्री आता था तो एक छोटे से हॉल में कार्यक्रम होता था। सर आप एक रॉक स्टार हैं मध्य प्रदेश के, आपके लिए 1000 लोग खड़े हुए। तो हमने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितने आशान्वित हैं। हमने ये भी सुना कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि सरकार खुद ये काम करे। अब ज़माना बदल गया, मुझे लगता है कि सरकारों ने तो धंधे करना, उद्योग करना बंद कर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर भी पूरे देश और दुनिया में काम कर रहा है। अब सज्जन वर्मा जी मुझे लगता है कि सीनियर लीडर हैं और वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके साथ जो CII के जो चेयरमैन हैं वो बहुत ही एक तरह से मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर बड़े फिदा से दिख रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये कि नौकरशाही से जब पाला पड़ेगा तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। चर्चा में हम जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। रंजन श्रीवास्तव जी,
नागेंद्र परमार जी और भूपेंद्र सुल्लेरे जी जौनपुर से हैं, दिल्ली से हैं नागेंद्र जी और रंजन जी भोपाल से। रंजन जी, दरअसल सारी चीज़ें तो बोलने में बहुत अच्छी लगती है, कागज़ पर भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात होती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल रहता है और दूसरी भूमिका रहती है नौकरशाही की। अगर आपने उद्योगपति को जो पैसा लगाकर आपके यहाँ उद्योग करने आ रहा है, उसको सारी अनुमतियाँ होटल में या घर बैठकर मिल जाए, उसके लोगों को चक्कर न लगाने पड़े, वो एक तरह से कहते हैं ना लाल फीता चाहिए या बाबूगिरी के चक्कर में उसकी फाइलें ना उलझे और कमीशनबाजी ना हो। अधिकारी भी और छोटे छोटे जो कारिंदे हैं औद्योगिक विभाग के, वो भी चाहते हैं कि अगर कोई 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाए। ये जो मंशा है, इस पर सरकार जितनी कड़ाई से काम करेगी, इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा मध्य प्रदेश में आएगा। मैं अंतिम बात जरूर ये कहूँगा इसमें कि दुनिया में जो 21वीं सदी है उसमें भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, दुनिया की बात करें अब्रॉड की, और अगर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश का भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि सारे जो औद्योगिक क्षेत्र वाले राज्य हैं, हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दक्षिण की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ एक तरह का सेचुरेशन आ गया है। अब लोग नई जगह तलाश रहे हैं, उस नई जगह में मध्य प्रदेश एक उनके लिए अच्छा डेस्टिनेशन है उद्योग के लिहाज से। यहाँ ज़रूरत भी है, खनिज संपदा भी है, प्रकृति भी है, और मध्य प्रदेश में एक तरह से श्रमिक शांति भी है। यहाँ किसी तरह का आंदोलन, कोई हफ्ता वसूली, जो मुझे बताएंगे हमारे नागेंद्र जी की दिल्ली में जो गुरुग्राम है, वहाँ किस तरह की एक तरह से गुंडागर्दी भी होती है, वहाँ डॉनगिरी भी होती है और कुछ हफ्ता वसूली भी होती है, क्योंकि वो गाजियाबाद और वो सब जो यूपी का इलाका है उसके थोड़े से दुर्गुण वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश अभी इससे अछूता है। चंबल की बात करें तो वहाँ जरूर बंदूक की आवाज़ में लोग, जुबान में लोग बात करते हैं, लेकिन अगर उद्योग मिलेगा तो शायद उसमें सुधार आएगा। आपकी राय, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस ढंग से देखते हैं और इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो कितना स्थायी रहेगा? बड़ा अच्छा विषय है राघवन जी, जी। आपको साधुवाद। और सबसे अच्छी बात है, अब जब विषय उठाया आपने, उसमें इस बरसात का सीजन चल रहा है जी। तो मेरा मत है कि इन्वेस्टमेंट जब हम बुलाते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपने आप तो आता नहीं है, वो किसी की तिजोरी से आता है जी। किसी की जेब से आता है। और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो स्थायी कितना रहेगा, तो जो भी इन्वेस्टर है वही इन्वेस्टमेंट लेके आता है। गवर्नमेंट इसलिए इन्वेस्टर्स को बुलाती है, इन्वेस्टर्स के बीच में जाती है, मध्य प्रदेश के जो विशेषताएं बता रहे थे और अच्छी विशेषताएं हैं उनको बताती है। लेकिन वो जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों का बड़ा एक ऐसा साथ है कि जो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अभी सड़कों का हाल देख लीजिए आप। मैं पिछले 20-30 साल से ही सुनते आ रहा हूं कि यहाँ पे काली मिट्टी है तो रोड अस्थायी नहीं रह पाता है। पूरे विश्व में मिट्टी पे प्रयोग हो रहे हैं, उस सड़कें बन रही हैं, सड़कें अस्थायी बन रही हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो 2003 में भाजपा सरकार आई थी, उसका जो नारा था बिजली सड़क पानी था। जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो दुर्गति थी जी, उसके बल पे सरकार में आए। तो कम से कम रोड की हालत तो ऐसे नहीं होनी चाहिए जो अभी दिख रहा है पूरे स्टेट में। आप भोपाल में चले जाइए राघवन जी, हम लोग बात भी कर चुके हैं, मैं भी एमपी नगर से ही आ रहा हूं, तो लगता है कस्बे की रोड भी कितनी खराब क्या होगी। तो आखिर क्या है मामला कि एक बरसात में रोड उखड़ किनारे पानी की तरफ बह जाता है। तो जब उद्योगपति की हम बात करते हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट आना है, उनको किस रास्ते से हम लाएंगे। हमें जो फ्लाइट से हमारा जो कनेक्शन है आउटर वर्ल्ड का, मतलब मध्य प्रदेश से बाहर का है, हमें अच्छी तरह से पता है। अभी पुणे से कोई फ्लाइट भोपाल नहीं आती है। अभी पेपर में मैं पढ़ रहा था कि अब जा करके कोई नाइट एक कोई उन्होंने स्लॉट दिया है, चूंकि आर्मी का वहाँ पे सब एरिया है पुणे में, तो अब शायद 1 अक्टूबर से कोई पुणे से फ्लाइट चालू हो जाए। पुणे भी ऐसी जगह है जो एक इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हब है अभी, पुणे की तो आप बात ऐसी है कि वो बीरबल की खिचड़ी है। पुणे के लिए ट्रेन भी बहुत कम है भोपाल से, या मध्य प्रदेश की हम बात करें। बस की जहाँ तक बात है, जो बस सर्विसेज हैं वो
उस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार का, उसके किराए पर, ना तो किराए पर अंकुश है, ना उनके संचालन पर अंकुश है। वहाँ बड़ी मनमर्जी है, जंगल राज है। तो उसकी जब टिकट है तो वो ट्रेन के टिकट से ज़्यादा वो महंगी बस की सवारियों को होता है। कई बार तो वो कह सकते हैं कि जो एयर टिकट है उसके बराबर बस वाले टिकट वो पैसा लेते हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है। अगर आपने पुणे का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी पुणे के रहने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के, वो बड़े दुखी हैं, और ख़ासतौर से जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या जो वहाँ नौकरी में है मध्य प्रदेश के बच्चे, वो बहुत परेशान है। जी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट हब हैं राघवन जी, आप देखेंगे एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे बंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पुणे हो या और जो जगह है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स मीट करते आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, और आपने तो कई इन्वेस्टर मीट कवर भी किया है। वो जब खड़े होकर भाषण देते हैं, वो लोग जब प्रपोजल देते हैं, मन इतना खुश हो जाता है, लगता है कि बस अगले साल मध्य प्रदेश टॉप 3 में पहुंच जाएगा इकोनॉमिकली। आज भी ये हालत है कि जो टॉप 10 स्टेट्स हैं राघवन जी, टॉप 10 स्टेट्स इंडिया के, उसमें मध्य प्रदेश नहीं है, आज भी नहीं है। तो जो टॉप 10 स्टेट्स हैं, तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पे, कनेक्टिविटी के बल पे, और जो आपने अफसरशाही की बात की, उस अफसरशाही के बल पे वो इन्वेस्टमेंट खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो मध्य प्रदेश को उसके दोनों गति से चलना पड़ेगा, और अफसरशाही को दोनों गति से इस पर काम करना पड़ेगा कि आप ठीक है, कमीशन तो ठीक है लेते रहो, कुछ काम भी तो करो। तो अगर अफसरशाही का काम दो जगह है, एक तो इन्वेस्टर्स को परस्यू करना और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर एविएशन के फील्ड में मध्य प्रदेश को जोड़ना है, अगर रोड आपको अच्छी बनानी है तो काम कौन करेगा? अफसरशाही तो करेगी। और अगर रोड हर साल उखड़ जा रहा है तो दंड कौन देगा? अफसरशाही देगी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अफसरशाही पे सरकार को काम करने की जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बुरी तरह से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आपकी एक मैंने पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर कि किसी अखबार में छपा है कि जो सागर की बात है, सागर से झांसी या कहीं जो रोड है, जब उसमें सड़कों की गड्ढों की गिनती की तो 2000 से ज़्यादा गड्ढे उस उन्होंने गिने हैं, और टोल टैक्स करीब 280 या 300 रुपये के आसपास टोल टैक्स उनको देना पड़ रहा है। वो नेशनल हाईवे की ये हालत है, तो स्टेट हाईवे का तो और भगवान ही मालिक है। लेकिन सवाल यही है कि मैं भूपेंद्र जी के पास आऊँगा कि भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत उज्जवल है, सरकार बड़ी इस मामले में काम करना चाहती है, लेकिन अफसरशाही का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सरकार को पीछे करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़कें की हालत तो सुधरी भी है और बारिश में खराब भी हुई है। उसके लिए घटिया निर्माण को मैं जरूर टारगेट करूंगा, क्योंकि कई ठेकेदार ऐसे जिनसे बातचीत करने पर ये पता चलता है कि अफसर कहते हैं अगर सड़कें अच्छी बन गई तो फिर दोबारा सड़कें बनने में बहुत वक्त लगेगा। तो जितनी सड़कें बार बार बनती रहेंगी उतना ठेकेदार को लाभ है, उतना अफसर को कमीशन मिलेगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अब काम नहीं करती है। पहले पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती थी, पहले पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग्स बनाती थी, अब पीडब्ल्यूडी कमीशन खाती है और घटिया निर्माण को ओके कर देती है, क्योंकि अगर घटिया निर्माण नहीं होगा तो कमीशन कम मिलेगा, तनख्वाह तो अपनी अलग बात है। तो केंद्र सरकार में मोदी से जरूर आग्रह करूंगा इस चर्चा के माध्यम से कि वो ठेकेदारों के, मध्य प्रदेश के और पीडब्ल्यूडी के जो अफसर हैं उनके घर जरूर छापे मारे, अरबों रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि जितना काम हो रहा है उसका करीब 40% कमीशन में जा रहा है। अगर 1000 करोड़ का काम होता है तो ये मान लीजिए कि 40% कमीशन चला जाता है। तो ये एक अलग दर्द है मध्य प्रदेश की सड़कों का और यहाँ के लोगों का। बल्ले बल्ले तो अफसरों की और ठेकेदार की हो रही है। हर बारिश में सड़क एक तरह से खराब हो जाती है, तो ये अलग दुख है। हालांकि चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होगी तो ये दुख भी उभर कर आएगा। आपकी राय? मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर मोहन यादव बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। 6 महीने की अवधि में 1 लाख करोड़ से 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया मध्य प्रदेश में, जो हम बात कर रहे हैं। अगर वो जमीन पर उतर गया तो मध्य प्रदेश की काया पलट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिक्कत यही है कि क्या वो उतर पाएगा। आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, राजनीति के जानकार भी हैं, आपकी राय इन सब मामलों में क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी राज्य या किसी भी देश की उन्नति वहाँ के युवाओं के द्वारा है। युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकताएं इसी दौर पर रहती हैं।
और मैं जहाँ तक अभी मैंने जितना भी अध्ययन किया है या मैं अपने चारों तरफ देखा है, जो तीसरी मोदी सरकार बनी है बाद, उसमें निश्चित रूप से इस बात फोकस आधारभूत इसी चीज पे है कि निवेश बढ़ाया जाए और हर राज्य में जहाँ पे बीजेपी सरकार है और गैर बीजेपी सरकारें भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे निवेश के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाए। अब रोजगार के सृजन के लिए एक अलग चीज है कि आप निवेशकों को बुलाएं और उनकी तरफ, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से चाहे प्राकृतिक रूप से हो, चाहे रासायनिक रूप से हो, और चाहे वो वातावरण, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, और चाहे कनेक्टिविटी के रूप में हो, देश के रूप में एक बहुत ही सुगम प्रदेश है और सहज प्रदेश है। यहाँ पे खनिज है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, पानी है, हर कुछ स्तर पे है, और खेती का भी अच्छा और स्तर है। तो निश्चित रूप से इसके लिए निवेश के लिए तैयार होना ही चाहिए, और राज्य सरकार इसके लिए, आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि मोहन सरकार ने शुरू किया, और ये भी माना जाता है कि बीजेपी सरकार जहाँ होती है वहाँ संगठन के रूप से काम किया जाता है। तो संगठन भी ये चाहती है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विपक्ष का अपना इशू बनाया है और उस इशू का समाधान किया जाए। अगर हम आंचलिक रूप से देखें तो चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मालवा हो, चाहे चंबल एरिया हो, और अन्य क्षेत्र हो, तो उन क्षेत्रों को जिस तरह से देखा जाए तो उन क्षेत्रों के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीटिंग कराई और उस पर निवेश किया है। लगभग मुझे जिस तरह से लगता है कि उन्होंने हर संभाग में कहीं 15,000 करोड़, कहीं 8,000 करोड़, कहीं इस तरह से इन्वेस्ट किया। यहाँ पे दो चीजें बड़ी ही टेक्निकल जी जी। एक आधारभूत ढांचा देना। आधारभूत ढांचा में एयर कनेक्टिविटी लगातार सरकार बढ़ा रही है, और दूसरी बात सड़क की गुणवत्ता होनी चाहिए, सड़क की यातायात सुगम होना चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जल पानी की तो ठीक है, दूसरी बात लिमिटेड टाइम पे अफसरशाही के द्वारा उनकी प्रॉब्लम होती है, लीज को कन्वर्ट करना, जमीन को प्रोवाइड करना, उनको बेसिक चीजें देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब इन्वेस्ट होते हैं। हमने बहुत सालों में इन्वेस्टर देखे हैं, इन्वेस्टरों की संख्या बहुत ज्यादा रही, लेकिन धरातल पर उनको देखा गया तो धरातल पर वो प्रमाणित रूप से वो सत्यापित नहीं हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एक ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा रोल अपनाती है, और ब्यूरोक्रेसी को निश्चित रूप से जहां तक मैंने देखा है तो बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी इन तंत्र में ज्यादा हावी रहती है, और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि उसके निदान के लिए एक समन्वय का रोल भी होना चाहिए। अगर उनकी तरह से समन्वय नहीं रहेगा तो ये योजनाएं निश्चित रूप से धरातल पे कायम करना बहुत है। दूसरी बात, अभी जो समस्याएं आ रही हैं, एक लाइन ऑफ ऑर्डर की भी मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से, पहले तो ये शांत प्रदेश था, लेकिन निश्चित रूप से अब कुछ समस्याएं ऐसी आई हैं कि जो लाइन ऑफ ऑर्डर की बन रही हैं, चाहे वो सुरक्षा की भावना की दृष्टि से हो, चाहे वो और भी इवेंट्स हो, चाहे वो सामाजिकरण समीकरण के टूटते हुए बंधन के कारण, इस पे भी सरकार को बड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर कोई व्यक्ति 8,000 करोड़ या कुछ भी निवेश करता है तो वे सबसे बड़ी ये सिक्योरिटी होती है कि उस क्षेत्र में उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। और ये जो ये राज्य हमारा जिस राज्य से था, उस राज्य में ये परिवर्तन आ रहे हैं, इस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह से बेसिक चीजें हो रही है। इसके बाद कई चीजों में होती है, पर्यावरण पोल्यूशन की एनओसी लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या है, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हस्तक्षेप करता है, जिसमें सरकार की हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे भी कई है, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है, दरअसल भूपेंद्र जी, पर्यावरण के मामले में तो जो उद्योगपति हैं, अगर उनको गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप उद्योग के साथ यहाँ पेड़ पौधे भी लगा दें, और जो आपकी इकाई का उत्पादन है उसमें जो प्रदूषण होगा उसका भी आप इंतजाम करें रोकने का, तो वो स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो तब होगी जब नौकरशाही का मिजाज ठीक होगा। नौकरशाही की बात करें तो आईएएस अधिकारी आलू की तरह हर जगह फिट हो जाते हैं। उसमें उद्योग के मामले में कहीं ना कहीं किसी उद्योगपति को कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ेगा, ताकि वो अधिकारियों को भी एक तरह का लीड कर सके और थोड़ा सा जो उनका ईगो है वो कम हो। मैं आऊँगा नागेंद्र जी आपकी तरफ। चर्चा चूँकि पहले दौर में काफ़ी विस्तार से हम बात करना चाहते हैं, आखिरी के राउंड में शायद 2 मिनट मिलेंगे तो आप ज़रूर उसको नटशेल में बात कर लें। मैं सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ूंगा कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उनका कहना यह था कि मैं जब उद्योगपतियों से बात करता था, किसी से बात करता था, तो मेरे साथ मेरी एक पूरी टीम बैठती थी अफसरों की, और उस बातचीत में वो जो आश्वासन सामने वाले व्यक्ति को देते थे, वो आश्वासन या भरोसा
उन्होंने कहा था कि वो मेरा आदेश होता था और जो टीम बैठती थी वो उसको आदेश के रूप में नोट करती थी कि अगर उन्होंने कहा कि आपको बिजली दे दी जाएगी मुफ्त में, तो ऐसा नहीं कि फिर उद्योगपति को आवेदन करना पड़ेगा, फिर बिजली उद्योग के साथ उसको फ्री मिलेगी या रियायत की दर पर मिलेगी। तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि मैं जो कहता था वो मेरी टीम नोट करती थी और वो मेरा आदेश होता था और समय सीमा के भीतर वो उद्योग शुरू हो जाता था। तो बहुत सारे किस्से जिस पर बात करेंगे, लेकिन नागेंद्र जी अभी आपकी राय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आपका संबंध है, दिल्ली में आप रहते हैं, किस ढंग का वहाँ सैचुरेशन आ गया उद्योग को लेकर, और मध्य प्रदेश आपको कैसा लगता है उद्योग के मामले में? जी देखिए, दिल्ली हो, राजस्थान का एक हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हो, यहाँ विकास की बयार वही है और जो देश में नहीं पूरे विश्व में के मानचित्र पे आप हैं, गुड़गांव और नोएडा जैसे 2 शहरों का तो अगर हम नाम लें जी, और आपकी तरह और मेरे बाकी और पैनलिस्ट है, को पैनलिस्ट की तरह मेरा भी दृढ़ रूप से मानना है कि अगले 15 साल उत्तर प्रदेश के एक हिस्से के और मध्य प्रदेश के नाम के हैं विकास के नाम। मैं आपको कहूंगा कि कहीं भी औद्योगिक प्रगति लाने के लिए सिर्फ 2 सबसे बड़ी जरूरतें हैं। पहली है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूसरी पारदर्शी नौकरशाही। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेकेंडरी चीज है आज के जी, वो इसलिए मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जब उद्योगपति आते हैं तो आजकल पीपी मॉडल है, पीपीपी मॉडल पे आपको सड़कें बनाना, बिजली है, पानी है, ऊर्जा है, बहुत सारी चीजें सब कुछ मैनेज हो जाती है करने की अगर उद्योगपति आते हैं तो। और उद्योगपति हमेशा आजकल वहां जाना चाहते हैं कि जहां उन्हें रियायती दर पे तो जमीन मिले जी, रियायती दर पे बिजली मिले, रियायती दर पे सारी सुविधाएं मिले। लेकिन उद्योगपति जाता वहां है जहां सिंगल विंडो सिस्टम हो, कि सिंगल विंडो पे फाइल क्लियरेंस हो जाए, जहां चाहे पानी के नाम के कोई टैक्स उन पे ना लगाए जाए करने के लिए, और कानून व्यवस्था उन्हें सुदृढ़ मिले। बिल्कुल। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली तो फिर भी बहुत ठीक है, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहर है, इनमें देखिए कानून व्यवस्था के साथ, क्योंकि जिस तरीके से जब भी उद्योग लगता है बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय के साथ साथ बाहरी लोग भी आते हैं रोजगार के लिए, और वो रोजगार के लिए आते हैं तो अलग संस्कृति, अलग खान पान, अलग पहनावा, अलग बोलने के लोग, अलग रहन सहन वाले लोग जब आते हैं और साथ रहते हैं तो कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग होते हैं वो करने के लिए, अच्छे लोग हैं तो उनमें बुरे लोग भी आते हैं करते हैं, तो कई तरह की समस्याएं भी पैदा रहती हैं। तो बात वही है कि बस अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो अगर मैं मानता हूँ किसी भी राज्य की 10 साल में इतना निवेश आएगा कि उस राज्य की काया पलट देगा, उस राज्य में पूरा बदलाव ले आएगा। बिल्कुल। हाँ, इसके साथ साथ कुछ छोटी समस्याएं जरूर आती हैं, जैसे कि स्थानीय जो निवासी हैं उनका और बाहर से जो लोग काम करने आते हैं, बाहरी क्षेत्र के भी लोग आएंगे, उनका आपस में किसी तरह का वैमनस्य ना उनके बीच में पैदा हो पाए या करने की चीजें। और एक कानून व्यवस्था के तहत स्थानीय नागरिक ये समझते हैं कि हमारी जमीनें लेके जो उद्योग लगाए गए हैं तो इनमें हमारी हिस्सेदारी, अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी वो समझते हैं, थोड़ी मनमानी वो करना चाहते हैं, तो उनसे भी बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, मनमानी वो ना करें, लेकिन उनको भी लगे कि उद्योग अगर लगा है तो उनको भी लाभ हो रहा है और उनकी पीढ़ियां जो है वो उस उद्योग के जरिए रोजगार पाएंगी। रंजन जी, दरअसल सारा मामला इस पर केंद्रित है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। मैं इसमें सिर्फ 2-3 वाक्य जोड़ूंगा कि समय की कमी है। जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम किया था। निवेश के लिए निवेशक रायपुर आते थे, तो रायपुर एक समय सबसे तेज बढ़ता हुआ शहर था। अगर हम 20 साल पुरानी बात करें, 2005 तक की बात करूं मैं, वहाँ ये था कि उद्योगपति आते थे, होटल में सरकार उनको रुकवाती थी, सरकार के अधिकारी उनके पास जाता था और वो क्या उद्योग लगाने वाले हैं उनसे पूरा प्रोजेक्ट देता था और उनको 4 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर वहाँ सारे अनुमतियाँ, लाइसेंस, सब चीज़ों के कागज़ उनको वहाँ मिल जाया करते थे। उसके बाद जगह मिल जाती थी और काम शुरू करते थे उद्योगपति 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और समय सीमा के भीतर वहाँ उद्योग लगना शुरू हो गए थे। अगर ये स्थिति यहाँ बन जाएगी तो मध्य प्रदेश का 21वीं सदी में जलवा रहेगा। आपकी राय? कानून व्यवस्था की दिक्कत बहुत आने वाली है, क्योंकि जब उद्योग आएंगे तो उसके साथ बहुत सारी एक तरह से दुर्गुण और कई समस्याएं आती है, उससे निपटना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है तो वो इसको ठीक से निपटने में सक्षम होंगे। आपकी बहुत संक्षेप में राय?
राघवन जी, अभी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है या जी। जो पैरामीटर्स होते हैं उद्योग को बुलाने के लिए, जी, उस हिसाब से कानून व्यवस्था भी ठीक है और राज्यों के अलावा मुझे तो अभी दिख रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। कहीं कहीं वसूली उगाही नहीं हो रही है, कोई धमकी कोई धमका नहीं नहीं, रहा हम ये है। कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तब जो स्थितियां बनेगी, जी हाँ, पहले तो से ही अभी तो आपको सोचना उसको पड़ेगा। विजुलाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो जिसको अभी जितना इन्वेस्टमेंट बुलाना है, जी, उसके हिसाब से सारे नागरिक एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अफसरशाही, और दो चीजें अगर ठीक हो जाए, उसमें सिंगल विजिटर सिस्टम भी आता है, उनको परस्यू करना भी आता है। नहीं, सिंगल विंडो तो और नाम है, वो लेकिन कभी सिंगल विंडो में काम होता नहीं है। वो नहीं, तो वही एड़ियां हमने घिसती कहा और हमने कहा उद्योगपति भाग जाते हमने हैं। कहा जब अफसरशाही की बात में हम लोग करते हैं, उसी का पार्ट है सिंगल विजिटर सिस्टम। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अफसरशाही, बिल्कुल और जैसा नागेंद्र जी ने बोला कि अगर पॉलिटिकल विल पावर है ठीक। तो सब चीजें आसान हो जाती बिल्कुल। भूपेंद्र जी, सिंगल विंडो तो नाम की है, सिंगल विंडो में कागज जाएगा, उसके बाद वो कई विंडो में जाता है। 2-3 वाक्यों में आपकी टिप्पणी, समय खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, सिंगल विंडो का यही प्रावधान था। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुजरात के जो जब सीएम थे और वो इसी तरह से काम करते थे, और बिल्कुल। इसी तरह से ही काम करने की होगी, क्योंकि अपने ब्यूरोक्रेट सारे बैठाने पड़ेंगे, इन्वेस्टर सामने होंगे, उनको वहां का अलॉटमेंट होगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट तुरंत 4-5 दिन में, जितने भी दिन में ठीक। सारी चीजें हो जाएंगी। तो जैसी इसी तरह से, क्योंकि अगर बिल्कुल, हमने समय नहीं उनकी है भावना जी, को जल्दी से बात पूरी कर लें आप। जी, तो इसी तरह से जब तक हम उनको इस तरह का भरोसा नहीं देंगे तो वो निवेश नहीं करेंगे, ठीक। और वो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार काम करेगी। नागेंद्र जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस मेरा आप बताइए कुछ अंतिम टिप्पणी आपकी इस पर। बस मैं यही मेरी फिर एक ही बात कहना चाहूंगा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो ठीक। करने के लिए, और इस तरह की नौकरशाही उन्हें मिले सपोर्टिंग बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए 5 से 10 बिल्कुल। साल ही काफी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार तैयार है, उद्योगपति तैयार है। नौकरशाही अगर इसमें अपना गियर बदल देगी तो रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, औद्योगिक निवेश की भी और उद्योग के आने की भी। बस आखिरी जो कड़ी है वो महत्वपूर्ण है नौकरशाही की, क्योंकि वहां जाकर सारा मामला एक तरह से डंप हो जाता है। अभी तक शिवराज सिंह की सरकार थी, वो बहुत अच्छे भाषण देते थे, बहुत अच्छी योजनाएं बताते थे, बड़ा आश्वस्त करते थे, लेकिन मामला अटक जाता था। तो देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार क्या करती है। अभी तो आसार बड़े अच्छे हैं। 6 महीने में 1,00,000 करोड़ 85,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने के वादे किए गए हैं। अब वो कितना जमीन पर उतरते हैं, अगर वो उतर गए तो मध्य प्रदेश का काया पलट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। रंजन जी आपका साधुवाद, भूपेंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।